नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बीकेसी कलम से क्रांति आप लोगों के लिए जो है यूपी टेट और सी टेट एंड अदर एग्जाम्स के लिए जो है आप क्या पढ़ रहे हैं, ईबीएस इन्वायरमेंटल स्टडी। यूपी टेट, सी टेट और अदर एग्जाम्स में आज कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं रह गया है जिसमें ईबीएस इन्वायरमेंट पर्यावरण के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आज आपका टॉपिक लेकर के हम लोग आए हैं। आप पहले एक इमेज देख लीजिए। पहले आप एक इमेज देख लीजिए। इमेज में आप देखेंगे जो है कि एक सबसे पहले आप जलमंडल नीचे देख लेंगे, वाटर शो किया गया है, वाटर। उसके बाद जो है लैंड शो किया गया है, उसके बाद स्काई शो किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल आप देखेंगे। ठीक है, का टॉपिक आज का है टॉपिक पर्यावरण और पर्यावरण के घटक। आप लोग कल पढ़ रहे थे इंट्रो का पार्ट पूरा हो गया है। अब आप जब एक एक क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, चलो इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट कंपोनेंट। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। तो पर्यावरण का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहले परि प्लस आवरण। ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ। परि माने चारों ओर, आवरण माने घेरा। चारों ओर के जो आपका घेरा है वही क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, ये बना हुआ है इन्वायरमेंट। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये किस शब्द से बना है, इन्वर्नर, जिसका अर्थ होता है, जो इन्वर्नर शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। इन्वर्नर शब्द से बनाया गया है, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब आप इसमें पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। घटक के बारे में जब आप पढ़ेंगे जो है, तो पर्यावरण के दो घटक हैं, कंपोनेंट। ठीक है, यहां पर आप देखिए पर्यावरण के घटक जब आप पढ़ेंगे, कंपोनेंट। ठीक है, तो पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, अजैविक घटक, अजैविक या भौतिक घटक। अजैविक या भौतिक। ठीक है, भौतिक घटक फिजिकल कंपोनेंट। और क्या होता है, एक जैविक घटक। जैविक मतलब एबायोटिक कंपोनेंट या फिजिकल कंपोनेंट, और बायोटिक कंपोनेंट। देखिए, अब जो है टेट या सीटेट का लेवल उठाया जा रहा है। अब कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें यहाँ पर अजैविक का मतलब एबायोटिक और जैविक का मतलब बायोटिक भी लिखा जा सकता है। ऐसे आपको परीक्षा में लिख सकते हैं अबायोटिक कंपोनेंट से आप क्या समझते हैं। तो अब आप उस समय कहेंगे हमने तो एबायोटिक पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिख देते हैं कि अजैविक घटक मतलब भौतिक घटक, फिजिकल कंपोनेंट को एबायोटिक कहते हैं और जैविक घटक को बायोटिक। अजैविक घटक क्या चीज होता है, देखो है नॉन लिविंग
निर्जीव चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स। और इसमें कौन सी चीजें होती हैं? लिविंग, इसमें जीवन होता है, ठीक है। जैसे नॉन लिविंग वायु, जल, प्रकाश, मृदा, ठीक है। स्थल, आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? पादप, जीव, पादप, सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा जो है पर्यावरण के दो घटक हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अजैविक घटक इसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, जो निर्जीव चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं? निर्जीव चीजों को ही अबायोटिक कहा जाता है, ठीक है, निर्जीव। और इसमें क्या चीजें होती हैं? सजीव, इसमें जीवन होता है। तो अबायोटिक में वायु, जल, प्रकाश, मृदा, स्थल, और बायोटिक में जिसमें जीव होता है, सजीव होती हैं, जीव, पादप और सूक्ष्म जीव, ठीक है। वीडियो के अंत में डेली 10 MCQ क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए जो है। और पसंद आए, सेशन पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, लाइक और शेयर भी करिए, और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है पर्यावरण के संघटक के बारे में, पर्यावरण है ये, पर्यावरण। अभी हम लोगों ने घटक के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे संघटक, ठीक है। पर्यावरण के 3 संघटक होते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक, लेकिन यहाँ पर हम लोग संघटक की बात करेंगे। तो पर्यावरण के 3 संघटक होते हैं, अजैविक संघटक, अजैविक संघटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। तो यहां पर फिर से हम लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, स्थल, जल और वायु, ये आ गया किसमें? अजैविक संघटक, नॉन लिविंग चीजें। और लिविंग थिंग्स है जैविक संघटक, अभी आपने लिखा था, फिर से लिख दे रहे हैं, पादप और मनुष्य मतलब जीव, ठीक है, फिर सूक्ष्म जीव। तो ये चीजें आती हैं जो है अजैविक जैविक संघटक में। फिर आता है सौर ऊर्जा, इसमें ऊर्जा संघटक में सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, इसको कभी कभी अंग्रेजी में पूछ लेते हैं सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जो है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देख लिया हम लोगों ने पर्यावरण के 3 संघटक हैं, अजैविक संघटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। आप लोगों के लिए हमने पुनः दोबारा लिख दिया है इन चीजों को। यहाँ पर एक बढ़ गया ऊर्जा संघटक में, एक बढ़ गया ऊर्जा संघटक, सौर ऊर्जा संघटक और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए जब हम लोग घटक की बात कर रहे हैं तो वहां कंपोनेंट लिखते थे, अब यहां लिख रहे हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, ठीक है, दूसरा है जल मंडल, फिर तीसरा वायुमंडल, आपने जो है इमेज में भी पहले शुरुआत में देख लिया है। फिर उसके बाद 4 आता है अबायोटिक में मृदा आती है, ठीक है। तो स्थल मंडल के 2 पार्ट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। और जल मंडल में जली चक्र, जली चक्र जो है किसके अंतर्गत आता है? जल मंडल के अंदर आता है। वाटर साइकिल, परीक्षा में पूछा भी गया है कि वाटर साइकिल किसके अंतर्गत आता है? जल मंडल के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में जैसे नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र, कार्बन चक्र, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र किस में आते हैं? वायुमंडल में आते हैं। मृदा एक अपक्षय होता है, ठीक है, अपक्षय जो मृदा के अंतर्गत आता है, ठीक। जैविक संघटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। जैविक संघटक में स्थल, जल, वायु, और जैविक संघटक में पादप, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, जंतु, सभी जीवित प्राणी। सौर ऊर्जा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
ऊर्जा संघटक में सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। आप लोगों को पता है कि सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा से क्या होता है, बिजली बनाई जाती है, ठीक है। सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा से विद्युत का निर्माण होता है। तो एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, जैसे जली चक्र वाटर साइकिल किसके अंतर्गत आता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक संघटक, ठीक है, अजैविक संघटक के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसी तरह से नाइट्रोजन चक्र के बारे में पूछा गया है, कार्बन चक्र के बारे में पूछा गया है, तो ये सब किस में आते हैं, अजैविक संघटक में आते हैं। अक्षय के बारे में पूछा गया, अक्षय भी जो है अजैविक संघटक में आता है। अब आगे हम बात करेंगे जैविक संघटक की, बायोटिक, ठीक है, जैविक बायोटिक कंपोनेंट्स, बायो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, यानी कि जिसमें जीवन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पादप की बात करते हैं। तो पादप कैसे होते हैं, पादप का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है इसका प्लांट, ठीक है। पादप स्वपोषित होते हैं, स्वपोषित, ऑटोट्रॉफ्स। स्वपोषित का मतलब वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषित कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो पादप स्वपोषित वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जीव। जीव कैसे होते हैं, परपोषित होते हैं, जीव परपोषित होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो स्वपोषित हो सकते हैं, ठीक है। परपोषित का मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, जैसे हम और आप, ठीक है। हम और आप क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर, फल फूल पर, अगर खेत में अनाज न पैदा हो तो हम लोग क्या खाएंगे, तो इसका मतलब हम लोग क्या हैं, हम और आप परपोषित हैं, ठीक है। चलिए, तो इन्हें परजीवी भी कहा जाता है। परपोषित को क्या कहा जाता है, इन्हें परजीवी भी कहा जाता है। चलिए, यानी कि पैरासाइट, ठीक है, परजीवी मतलब पैरासाइट, इन्हें पैरासाइट भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, पेपर में डायरेक्ट पूछा गया परजीवी के प्रकार, ठीक है, परपोषित के प्रकार। तो यहाँ पर परपोषित जीवों के प्रकार पूछा गया है। तो परपोषित जीव 3 प्रकार के होते हैं। परपोषित जीव के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मृतजीवी, परजीवी, एकदम आप अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर परपोषित है, यहाँ परजीवी, मृतजीवी, परजीवी, और तीसरा क्या होता है, प्राणी संभोजी। शायद ही आपने प्राणी संभोजी सुना हो, ठीक है। तो परपोषित कितने प्रकार के होते हैं, परपोषित जीव 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। चलिए, इसके बारे में आगे हम लोग सीखते हैं। बोलते हैं सैक्रोफाइट्स, और इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। अभी हमने बता दिया था आपको, पैरासाइट्स बोलते हैं। यह क्या चीज होता है, होलोजोइक। पेपर जब कठिन आएगा तो उसमें पूछ लेते हैं कि होलोजोइक क्या है, ऐसे पूछ लेंगे, होलोजोइक लिख देंगे, तब आपको देखिए, मृतजीवी, परजीवी तो आपके समझ में आ जाएगा। होलोजोइक क्या है आप समझ में नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है। तो होलोजोइक क्या है, अगर किसी को पता हो तो बताए कमेंट सेक्शन में। होलोजोइक क्या है आप बता सकते हैं, अगर किसी को पता है होलोजोइक क्या है तो आप बताइए क्या है होलोजोइक। देखिए, जो प्राणी जो है, जो प्राणी मुख से भोजन करते हैं, माउथ से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं होलोजोइक, उन्हें होलोजोइक कहते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि यहाँ पर मृतजीवी, परजीवी और
प्राणी संभोजी। जो प्राणी मुख से माउथ से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी। होलोजोइक कहा जाता है, ठीक है। जैसे होलोजोइक में कौन कौन आएगा? मनुष्य, हम और आप, ठीक है, गाय भैंस, सब चीजें, गाय भैंस, विभिन्न प्रकार के जीव आ जाएंगे जो मुख से भोजन करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर दो जीव दे रहे हैं आपको जो है साइनोबैक्टीरिया और क्लोरोटिका। साइनोबैक्टीरिया और क्लोरोटिका। क्लोरोटिका नहीं समझेंगे जो आप घोंगा, घोंगा होता है, ठीक है। तो यहाँ बताइए, किसी को पता हो तो, साइनोबैक्टीरिया और क्लोरोटिका परपोषित है स्वपोषित है? बताइए, फटाफट बताइए। साइनोबैक्टीरिया और क्लोरोटिका मतलब घोंगा स्वपोषित है कि परपोषित है? हाँ बिल्कुल। तो साइनोबैक्टीरिया जो लोग बता रहे हैं कि स्वपोषित हैं, ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ये जीव हैं, पादप नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ये दो जीव जो है साइनोबैक्टीरिया और क्लोरोटिका घोंघा ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वपोषित। ये जीव में जो है, जीव होकर के भी क्या है? स्वपोषित हैं। तो ये जीव के क्या है? अपवाद हैं। ये दोनों अपवाद आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको स्टार समझ सकते हैं और इसको भी स्टार समझ सकते हैं। प्राणी संभोजी क्या है और साइनोबैक्टीरिया क्लोरोटिका स्वपोषित हैं कि परपोषित हैं? तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषित है। इमेज लगाएंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। हाँ देखिए, इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ आप उपभोक्ता उत्पादक देख रहे हैं, उपभोक्ता देख रहे हैं, फिर उसके बाद जो है अपघटक देख रहे हैं। ये जो इमेज हम आपको दिखा रहे हैं ये इसे फूड चेन कहते हैं, ठीक है। इसे फूड चेन कहा जाता है। एक फूड चेन होता है, फूड चेन, और एक होता है फूड वेव, ठीक है। तो फूड चेन और फूड वेव में क्या अंतर है? ठीक है, फूड चेन में क्या होता है? इसमें ऊर्जा जो है सीधे चलती है, ठीक है, एक ही दिशा में चलती है। फूड चेन में ऊर्जा सीधे एक ही दिशा में चलती है। और फूड वेव में क्या होता है? ऊर्जा कई दिशाओं में बढ़ जाती है, ऊर्जा कई दिशाओं में बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ा जाए, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे ऊर्जा संघटक की। तो हमने बात की नंबर 1 जो है, सबसे पहले क्या था? संघटक में आपने जैविक संघटक और अजैविक संघटक पढ़ा था। अब ऊर्जा संघटक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, ऊर्जा संघटक, ऊर्जा संघटक, ठीक है, एनर्जी कंपोनेंट्स। एनर्जी कंपोनेंट्स। चलिए, तो ये जैसे देख लीजिए सूर्य भगवान है यहाँ पर, ठीक, सन। तो इसमें से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, ठीक है, सोलर रेडिएशन। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको सौर विकिरण कहा जाता है। सौर विकिरण। अब आपके सामने एक इमेज लगाइए। इमेज देख, रुक जाइए। हाँ देखिए, इमेज लग गई है। तो इस इमेज से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अजैविक घटक और जैविक घटक आप देख पा रहे हैं कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो चलिए इमेज हटा दीजिए। अब आप देखेंगे सूर्य से हमें क्या मिला? सूर्य से हमें क्या मिला? सूर्य से हमें लाइट मिला, प्रकाश। सूर्य से हमें क्या मिला? प्रकाश मिला। और प्रकाश में क्या क्या चीजें होती हैं? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, और क्या चीजें होती हैं? यक्स किरणें होती हैं, यक्स किरण। और कौन सी किरणें होती हैं? कास्मिक किरण होती है, ठीक है। तो लाइट में बहुत सारे किरणें होती हैं, वो निर्भर करती हैं तरंग दैर्ध्य पर। कई घातक किरणें भी होती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरण, यक्स किरण और
आकस्मिक किरण, ठीक है। तो ये कई प्रकार की होती हैं, तो ये निर्भर किस पर करती हैं? स्पेक्ट्रम पर। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब तरंग दैर्घ्य। सूर्य के प्रकाश में कई प्रकार की किरणें होती हैं, और किरणें किस पर निर्भर करती हैं? तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती हैं। तरंग दैर्घ्य के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है कि यह किस प्रकार की किरण है, ठीक है। तो वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। चलिए, यूवीआर अल्ट्रा वायलेट रेज जो है तरंग दैर्घ्य के आधार पर, तरंग दैर्घ्य के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? तरंग दैर्घ्य के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं किरणें। अल्ट्रा वायलेट किरणें तरंग दैर्घ्य के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अल्ट्रा वायलेट ए, यूवी ए और यूवी बी, अल्ट्रा वायलेट जो है सी। प्रश्न पूछा जाता है यूवी रेज में, यूवी रेज ए, यूवी रेज बी, यूवी सी में कौन सबसे ज्यादा घातक होती है? पेपर में आपसे पूछा गया, ठीक है। पहले आप एक इमेज लगाइए। हाँ, इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कौन सी किरण की तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक होती है, ठीक है। इमेज को जरा ध्यान से देखिए, जो है एग्जाम में आपसे, इमेज को आप जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। एग्जाम में आपसे पूछा गया यूबीए, यूबीबी और यूबीसी में कौन सबसे अधिक घातक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी तरंग, यूबीए देख रहे हैं 320 से 400 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य है। यूबीबी में आप देख रहे हैं 320 से 280 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य है, और 280 से 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे कम किसकी है? ये 3 नंबर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो यही सबसे घातक होगी। तो यूवीसी जो है अल्ट्रा वायलेट किरण सी, अल्ट्रा वायलेट रेड सी तीसरे प्रकार की सबसे ज्यादा घातक होती है, ठीक है। यूवी सी सबसे ज्यादा घातक होती है। जिस किरण की तरंग दैर्घ्य जितनी कम होती है वह किरण उतनी ही ज्यादा घातक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कौन सी किरण सबसे अधिक घातक है? तो यूवी सी में आप लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, सूर्य, तो ये सूर्य की लाइट है, सूर्य की लाइट, ये झील है, जल, झील। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश जल के अंदर कितने मीटर तक जा सकता है? सूर्य का प्रकाश झील के अंदर, पानी के अंदर, जल के अंदर कितनी गहराई तक जाता है? बताइए आप लोग जो है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जल के अंदर उसके क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। गंदा जल है कि साफ जल है, स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल होगा तो ज्यादा गहराई तक जाएगा, और गंदा होगा तो कम गहराई तक जाएगा। तो इसलिए जो है अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर तक जाता है। लेकिन अगर साफ और स्वच्छ जल है तो 150 से 200 मीटर तक भी जो है जा सकता है सूर्य का प्रकाश जल के अंदर। तब आप एक इमेज लगाए, इमेज है उसको आप ध्यान से देखिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, इमेज आपके सामने लग गई है, उसमें आप देख रहे हैं स्थलीय क्षेत्र, बेलांचल क्षेत्र, उसके नीचे लिखा हुआ है डूबे हुए पौधे और तैरते हुए पौधे, ठीक है। और फिर सरोजावी क्षेत्र लिखा हुआ है, खुला क्षेत्र लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्थलीय क्षेत्र में, बेलांचल क्षेत्र में थोड़ा उथला हुआ क्षेत्र है, उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश जाता है, उसमें तैरते हुए पौधे हैं और डूबे हुए भी पौधे हैं। और सरोजावी क्षेत्र जहां पर प्रकाश कम जाता है, यहाँ पर ये गहरा जल होता है। सरोजावी क्षेत्र गहरा जल होता है, यहाँ कम प्रकाश जा पाता है, और सरोजावी क्षेत्र में ही घोंघा पाया जाता है। प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि घोंघा जल के अंदर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? सरोजावी क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए फिर सन है और ये जल, ये जल हो गया, और यहाँ हो गया मृदा। तो सूर्य की रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को जल ज्यादा अवशोषित करता है कि मृदा ज्यादा अवशोषित करती है, ठीक है। तो कौन सबसे ज्यादा रोशनी को ऑब्जर्व करता है? ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो कौन सबसे ज्यादा गर्म है? जो प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करता है वही गर्म होगा। तो आप देखिए, जहां पर ज्यादा जल है वो ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा। और यहाँ स्थल में क्या होता है? ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी।
तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी कि कमी होगी, बताइए आप लोग। देखिए पृथ्वी के जैसे जैसे आप जितना नीचे जाएंगे जो है, नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आएगी, कमी। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो तापमान में कमी आती है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था कि जल ज्यादा रोशनी को अवशोषित करेगा कि मृदा, तो इसका आंसर क्या होगा, मृदा, ठीक है। तो मृदा क्या करती है, सूर्य की रोशनी को ज्यादा अवशोषित करती है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग करेंगे आज का एमसीक्यू क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने जो है, निम्नलिखित में से, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर कैमार्क फ्रांस, ओंकावांगो उत्सावना एवरग्लाइड्स यूएसए और पेंटानल दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो है डी सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी सही है, ठीक है। आगे आप बढ़िए, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो दूसरा लगाइए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, लेमूर की सभी प्रजातियां दुनिया के निम्नलिखित तीनों में से किसके लिए सीनिक हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है, मेडागास्कर, ठीक है। 3 का डी सही है, ठीक है। आगे बढ़िए कि संसाधन प्रबंधन की गतिशीलता में अत्यंत महत्व के निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वुडलैंड रिपोर्ट गढ़ा गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 4 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, पोल्टर फॉर्म सिद्धांत, ठीक है। पोल्टर पॉल सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए सही है, पोल्टर पॉल सिद्धांत। 4 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5वां हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में से किसके साथ संबंधित है, ठीक है। आप लोग जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन नंबर ए सतत विकास, जनसंख्या विस्फोट के परिणामों का संयोजन, ग्रीन हाउस गैसों जीएचजी उत्सर्जन का समन मानक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 का ए। पांच के एम क्या था, सतत विकास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लगाइए, निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण पीओपी से बचाने की कोशिश की गई है। देखिए ऑप्शन देखिए, नॉन कन्वेंशन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन 6 का बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। 7वां देखिए, मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड का एक रजिस्टर है। 7 नंबर देखिए आप, मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड का एक रजिस्टर है, आक्रामक विदेशी प्रजातियां और उनके पर्यावरण और वातावरण के बाहर उनके पारिस्थितिक खतरे। बी नंबर में दिया गया है एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों के खतरे का खतरे के तहत वेटलैंड साइटें उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियां। डी नंबर ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम के प्रत्यक्ष खतरे के तहत तटीय शहर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, का ऑप्शन बी। अब 8वां पे बढ़ेंगे हम लोग जो है, निम्नलिखित में से कौन से पुराने फेफड़े की बीमारी जिसे आमतौर पर ब्लैक लंग बीमारी के नाम से जाना जाता है, कोयला खनिज में जीवन प्रत्याशा को कम करती है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है न्यूमोकोनियोसिस, प्रगतिशील भारी फाइब्रोसिस, मेसोथेलियोमा, कोलंबस अस्थमा। तो आप लोग देखिए ऑप्शन को ध्यान से,
चलिए, तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, प्रगतिशील भारी फाइब्रोसिस, ऑप्शन नंबर बी। अब 9 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को समुदायों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसने वन्य जीवों की रक्षा में असाधारण साहस और समर्पण दिखाया है? इंदिरा गांधी पीर वसंत पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ऑप्शन आप देखिए जो है, ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन को देखने के बाद आप कौन सा जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये कठिन प्रश्न है। जब आप कठिन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परीक्षा में 125 नंबर का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों या समुदायों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसने वन्य जीवों की रक्षा में असाधारण साहस और समर्पण दिखाया है? तो 9 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी क्या है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, अब हम लोग 10वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्रजाति है जिसका संरक्षण और अनाग्रानी दाबीगाम राष्ट्रीय उद्यान में की जा रही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, मस्क डियर, गोल्डन ओवरऑल, पीले गले वाले मार्टेन, हांगुल या कश्मीरी स्टैंग। तो आप देखिए और प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो आप जब कठिन प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परीक्षा में अपने आप को जो है प्रस्तुत कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो बेहतरी के लिए आप हमेशा बदलते रहिए। और ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए जो है कौन सा ऑप्शन देंगे 10 नंबर में, कौन सा सही है? कश्मीरी स्टैग। तो लास्ट नंबर ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को बताइए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको हम जो है पर्यावरण के प्रतिदिन डेली जो है 10 MCQ क्वेश्चन कराएंगे और थ्योरी भी कराएंगे। पर्यावरण का एक भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, स्टे इंस्पायर एंड मोटिवेटेड। थैंक यू।